नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के प्रथम प्रश्न पत्र लोक प्रशासन के तत्व विषय के टॉपिक लोक प्रशासन के अध्ययन के उपागम शास्त्रीय एवं मानवीय उपागम विषय पर चर्चा करेंगे। यह है इस टॉपिक का दूसरा वीडियो है जिसमें हम आज मानवीय उपागम पर चर्चा करेंगे। मानवीय उपागम, पिछले वीडियो में हमने यांत्रिक उपागम, संरचनात्मक उपागम जिसको हम कहते हैं, उस पर चर्चा की। मानवीय उपागम की जो शुरुआत है या उसका जो जन्म है या जो उसका अस्तित्व है वो यांत्रिक दृष्टिकोण के प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ। यांत्रिक दृष्टिकोण या उपागम संगठन में कुछ ऐसी अनसुलझी व्यवस्थाएं या बंद प्रणाली संगठन को मानता था जो बाहरी वातावरण से उसका कोई सरोकार नहीं होता था। या यूं कहें कि यांत्रिक विचारा बहुत सी संगठनात्मक समस्याएं अनसुलझी और अविश्लेषित छोड़ रहा था या छोड़ चुका था। तो इनके समाधान के लिए 1920 के पश्चात संगठन में अनौपचारिक तत्वों पर बल दिया जाने लगा। यह अनौपचारिक पक्ष को स्पष्ट करने के लिए 1920 के पश्चात इसी मानवीय दृष्टिकोण का जन्म हुआ। और मानवीय संबंध दृष्टिकोण एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसके द्वारा कार्यरत व्यक्तियों के आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं या उसके पक्षों को संतुष्ट कर उन्हें संगठन में कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। साथ ही संगठनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए भी ये व्यक्तियों से सहयोग प्राप्त करने की कोशिश की जाती है या सहयोग प्राप्त किया जाता है। मानवीय दृष्टिकोण से संबंधित जो प्रमुख जो विचारधाराएं उपागम हैं उनमें 5 प्रमुख हैं। इनको हम क्रम से विश्लेषित करने का या समझने का प्रयास करेंगे। इसमें पहली है मानवीय संबंध उपागम। मानवीय संबंध उपागम या विचारधारा, इसका प्रतिपादन एल्टन मेयो ने किया। एल्टन मेयो इस उपागम को एक डॉक्टर विधि के नाम से भी पुकारते हैं, जानते हैं। इस विचारधारा को समझने के लिए हमें एल्टन मेयो द्वारा किए गए प्रयोग, जिसको हम हॉर्थोन प्रयोग कहते हैं, उसको समझना आवश्यक है। हॉर्थोन प्रयोग अमेरिका की वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी के शिकागो शहर के समीप हॉर्थोन नामक स्थान पर स्थित एक संयंत्र में हुए, इसलिए इसको हम हॉर्थोन प्रयोग कहते हैं। ये 1927 से 1932 तक चले। इन प्रयोगों में जो एल्टन मेयो के प्रमुख सहयोगी थे रोथलिस वर्जर, और बाद में रोथलिस वर्जर और उनके सहयोगी डिक्सन ने अपनी एक पुस्तक जिसका शीर्षक था मैनेजमेंट एंड द वर्कर में इन हॉर्थोन प्रयोगों के विवरण को विस्तृत रूप से प्रकाशित भी किया था। हॉर्थोन प्रयोगों में 3 प्रमुख प्रयोग थे। इनमें एक तो महान प्रकाश व्यवस्था का प्रयोग जो 1924 से 27 तक था। दूसरा मानवीय प्रवृत्तियों और भावनाओं का प्रयोग जो 1928 से 1931 तक। और तीसरा और अंतिम प्रमुख प्रयोग था वो था सामाजिक संगठन प्रयोग अथवा बैंक वायरिंग प्रयोग जो 1931 से 1932 तक चला। इन प्रयोगों से मानव संबंध उपागम की जो अवधारणा है वो बदल गई और कुछ ऐसी चीज़ें स्पष्ट हुई, ऐसी विशेषताएं सामने आने लगी संगठन से, जिससे लगा कि मानवीय पक्ष को और अधिक बल मिलने लगा है। जैसे इनमें से प्रमुख विशेषताओं को देखें तो ये था कि अब तक जो मानवीय पक्ष अधूरा था, अब मानव को मशीन नहीं बल्कि एक सामाजिक प्राणी के रूप में देखा जाने लगा। सजीव है, ये माना कि मानव सजीव है, संवेदनशील है, विचारों से युक्त है और प्रतिक्रिया करता है। दूसरी विशेषता ये भी परिलक्षित हुई, इन प्रयोगों से यह सिद्ध होने लगा कि कार्यरत व्यक्तियों के एकीकरण और सामूहिकीकरण और अंतर संबंधों की प्रतिक्रिया ही मानव संबंध है। तीसरी बात, संगठन के कार्यरत मनुष्य की एक सामाजिक मनुष्य है, अतः वो निर्धारित मापदंडों प्रतिमानों से प्रभावित होता है। एक और विशेषता, ये उपागम ये मानता है कि कार्यरत मनुष्य अभिप्रेरणाओं पर बल देते हैं और अभिप्रेरित होते भी हैं। अगली विशेषता, संगठन के कार्यकलापों को समझने के लिए मानव के बहुआयामी
उसकी प्रकृति के परस्पर क्रिया प्रतिक्रिया को समझना भी आवश्यक है और उसके विश्लेषण में विश्वास किया जाना चाहिए। अनौपचारिक संबंधों पर यह बल देने लग गया। ये उपागम समूह और उसकी व्यक्तिगत गतिविधियों को भी चिन्हित किया गया। कार्मिकों की संतुष्टि को समझने की कोशिश की गई, कार्मिकों की समस्याओं को और उनकी सहभागिता को, प्रबंधन के साथ उसकी सहभागिता को भी समझने की कोशिश की गई है, उस पर बल दिया गया। यह उपागम मानव समूहों को अव्यवस्थित, स्वार्थी, निरुद्देश्य नहीं मानता, बल्कि एक सकारात्मक रूप से मानव समूहों को विश्लेषित करता है। यह उपागम अनुशासन और कार्य संचालन संतुष्टि के साथ साथ कार्मिकों की कार्यक्षमता और कुशलता, उसकी कार्यकुशलता की वृद्धि का भी पक्षधर है। कुछ आलोचक ऐसे भी हैं जो मानव संबंध उपागम को, एल्टन के मानव संबंध उपागम को आलोचना करते हैं। इनमें से प्रमुख हैं पीटर ड्रकर है, सेपर्ट है, कैरी है, स्टॉक है, रोजमैन और मैकनियर प्रमुख हैं। अमेरिका की जो यूनाइटेड ऑटो वर्क्स के विचारक हैं, वर्क्स ने तो मेयोवादियों को भीरू समाजशास्त्री कहा कि उनका मानना था कि श्रमिकों को ये उपागम केवल पुचकाटने का कार्य करता है या पुचकाटने की कोशिश करता है, उनकी समस्या का समाधान नहीं करता। लारेन वारेन जो एक विचारक हैं, उन्होंने लिखा कि मेयोवादियों को श्रमिक संघों का विरोधी माना है और प्रबंधकों का पक्षधर माना है। इसी प्रकार से पीटर एफ ड्रकर मानते हैं कि मानव संबंध उपागम केवल व्यक्तिगत संबंधों पर बल देता है, जबकि पूरा आर्थिक आयाम को अछूता छोड़ दिया गया है, ये पीटर ड्रकर कहते हैं। इसी प्रकार से मानव संबंध उपागम केवल सहयोग और समन्वय पर ध्यान देता है, संघर्ष को छोड़ देता है, जबकि कुछ आलोचक ये मानते हैं कि नवजीवन के लिए संघर्ष बहुत जरूरी होता है, आवश्यक होता है। दूसरी मानवीय उपागम से संबंधित जो विचारधारा है वो है व्यवस्थावादी उपागम। व्यवस्थावादी उपागम एक व्यापक उपागम है। इसका असल जोर व्यक्ति और उसके संपूर्ण पूरे संगठन पर रहता है। ये व्यवस्था को किसी संगठन को किसी एक भाग में उसका अलग अलग अध्ययन नहीं करके, बल्कि संगठन का समूचे रूप से एक इकाई के रूप में अध्ययन करता है और उसको बाहरी वातावरण का एक भाग मानता है जो एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। बेसिकली लोक प्रशासन में चेस्टर बनार्ड द्वारा व्यवस्थावादी उपागम को और अधिक मजबूती से लागू किया गया। चेस्टर बनार्ड मूलतः व्यवहारवादी हैं, लेकिन उनको व्यवस्थावादी भी माना जाता है। चेस्टर बनार्ड का मानना है कि संगठन एक सहकारी व्यवस्था है और ये उनके लिए आवश्यक है। एक संगठन को मूल सहयोगी व्यवस्था के रूप में ही कार्य करता है, जो परस्पर रूप से एक दूसरी व्यवस्थाओं से प्रभावित होती है। अगला उपागम है व्यवहारवादी उपागम। साइमन ने जहाँ संरचनात्मक उपागम पर कड़ा प्रहार किया, संगठनात्मक नियमों सिद्धांतों को उन्हें लोकोक्ति और मुहावरे कहा, वहीं हर्बर्ट साइमन ने, जो कि एक व्यवहारवादी उपागम थे, वो व्यवहारवादी विचारक थे, उन्होंने अपने एक निर्णय निर्माण की प्रक्रिया का प्रतिपादन किया, जिसमें उन्होंने बताया कि कई ऐसे विषय हैं जो निर्णय लेने से पूर्व की संरचनाओं को अधिक विश्लेषित करते हैं। इसलिए व्यवहारवादी उपागम में कार्रवाई से पूर्व की प्रक्रिया को समझने का प्रयास किया जाता है और इसे निर्णय लेने की प्रक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। निर्णय लेने की आवश्यकता तब होती है जब किसी व्यक्ति को किसी कार्य करने के लिए कई विकल्प होते हैं, अतः उपलब्ध विकल्पों में से किसी एक विकल्प का, श्रेष्ठ विकल्प का संगठनात्मक हित के संदर्भ में उस विकल्प का चयन ही निर्णय निर्माण है। व्यवहारवादी उपागम के अनुसार प्रशासनिक क्रिया एक समूह की क्रिया है। संगठनों में निर्णय निर्माण एक व्यक्ति अथवा परिवार के मामले से भिन्न अधिक व्यवस्थित होते हैं और इस प्रक्रिया में साइमन ने निर्णय के निर्माण के 3 चरण बताए हैं, जिनके आधार पर व्यक्ति श्रेष्ठ निर्णय संगठनात्मक हित में लेता है। अगला बिंदु है सामाजिक और मनोवैज्ञानिक उपागम। सामाजिक और मनोवैज्ञानिक उपागम व्यक्ति के
और संगठन के सामाजिक मानवीय पक्षों को भी सम्मिलित करता है। सामाजिक मनोविज्ञान उपागम संगठन और मानव के बीच संबंधों को समझने का प्रयास करता है। यह उपागम मूलतः मानवीय व्यवहार को परिलक्षित करता है, व्यक्ति संगठन के प्रति उसके योगदान को दर्शाता है। इस उपागम में विश्वास है या इस उपागम का प्रमुख जो जो केंद्र बिंदु है वो व्यक्ति हो, उसका संगठन। इस उपागम में कई विद्वान हैं। इस उपागम को प्रमुख रूप से लागू करने वाले कई विद्वान हैं, लेकिन एब्राहम मैस्लो मैग्रेगर का योगदान अधिक महत्वपूर्ण है। मैस्लो ने अपने एक आवश्यकता का सोपानीक्रम प्रस्तुत करते हुए व्यक्ति के लिए ये बताया कि प्रत्येक व्यक्ति की कुछ न्यूनतम से लेकर अंतिम तक कुछ आवश्यकताएं होती हैं जो व्यक्ति को अभिप्रेरित करती हैं और वो उसके लिए लक्ष्य के रूप में होती है। मैस्लो ने 1943 में अपने एक प्रकाशित लेख जिसका शीर्षक था मानव अभिप्रेरणा का एक सिद्धांत में अभिप्रेरणा के एक सिद्धांत की रूपरेखा प्रस्तुत की, जिसे हम मैस्लो की आवश्यकता का पदसोपानी क्रम कहते हैं। मैस्लो ने संगठन के मानव व्यवहार की आवश्यकताओं को सोपान के क्रम में बताते हुए ये बताया कि क्रम से जो मनुष्य 5 आवश्यकताएं जो क्रम से बढ़ती हुई अवस्था में व्यक्ति उनको हासिल करना चाहता है, वो उसके लिए लक्ष्य होता है। कार्य करने के लिए व्यक्ति को ये अभिप्रेरणा प्रदान करती है। इन आवश्यकताओं के निचले सोपान से ऊपर तक की सोपान को क्रम से मैस्लो ने पहली आवश्यकता के स्तर पर शारीरिक आवश्यकताएं, उससे उच्च दूसरी स्तर पर सुरक्षात्मक आवश्यकताएं, तीसरे स्तर पर सामाजिक आवश्यकताएं और चौथे स्तर की आवश्यकताएं सम्मान की आवश्यकताएं और अंतिम जो मैस्लो ने बताई है वो है स्वयं उपलब्धि या संतुष्टि की आवश्यकता। मैस्लो का मानना है कि मनुष्य इन आवश्यकताओं को क्रम से बढ़ते क्रम में प्राप्त करना चाहता है। ये आवश्यकताएं व्यक्ति के लिए एक लक्ष्य होती हैं। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति निरंतर अभिप्रेरित होता रहता है और ये आवश्यकताएं क्रम से एक आवश्यकता पूर्ति होने पर दूसरी आवश्यकताएं व्यक्ति स्वयं उस लक्ष्य के रूप में उसको प्राप्त करना चाहता है। इसी प्रकार से मैग्रेगर ने एक्स और वाई थ्योरी दी अभिप्रेरणा की। जो एक्स थ्योरी के अनुसार मनुष्य को एक स्वस्थ परिवर्तन विरोधी आलसी झूठा कामचोर माना है। ये ऐसी स्थिति में प्रबंधन 2 प्रकार की नीति अपनाता है। एक कठोर नीति जिसमें नियंत्रण निर्देशन पर्यवेक्षण अनुशासन को कठोर कर दिया जाता है और दूसरी तरफ ऐसी शिथिल नीति होती है जिसमें व्यक्ति को अधिक छूट मिलती है, कार्मिकों को अधिक छूट मिलती है और वो अपने स्वयं कार्य करने के लिए अभिप्रेरित होता है। मैग्रेगर ने जो एक्स थ्योरी दी, जिसको एक्स विचारधारा कहा, एक्स सिद्धांत कहा, उसके पश्चात मैग्रेगर ने एक वाई सिद्धांत दिया। वो परमार्जित सिद्धांत था जो मनुष्य और उसके प्रबंधन के सह संबंधों को और अधिक मजबूत मानता है। व्यक्ति को आलसी न मान के, कार्मिक को आलसी न मान के एक सहयोगात्मक व अच्छी सकारात्मक कार्य करने के लिए प्रबंधन से समन्वय और सहयोगात्मक व्यवहार करने के लिए प्रयत्नशील रहता है, कारगर रहता है, कार्यशील रहता है। ऐसा वाई सिद्धांत में मैग्रेगर ने माना। साथ ही मैग्रेगर का मानना था कि ये ऐसे संगठन बनाए रखने को महत्व देता है जिसमें कि लोग आत्मविश्वासी हों, अभिप्रेरित हों और कार्य करने के लिए संगठन और प्रशासन दोनों एक सहयोगी हों। और अंतिम उपागम के रूप में पारिस्थितिकी उपागम। यह उपागम फ्रेड डब्ल्यू रिक्स द्वारा प्रतिपादित है। यद्यपि इस उपागम संगठन के अध्ययन में तुलनात्मक उपागम के नाम से भी जाना जाता है और रिक्स से पहले G.M. गॉस, रॉबर्ट डहाल, रॉबर्ट मर्टन ने इस उपागम का उपयोग किया, लेकिन लोक प्रशासन में, तुलनात्मक लोक प्रशासन में इसको व्यवस्थित रूप से रिक्स के द्वारा ही अपनाया गया। ये उपागम प्रशासन संगठन को उसके परिप्रेक्ष्य में, उसके वातावरण में, बाहरी वातावरण में और उसको समझने की कोशिश करता है कि संगठन केवल एकांकी नहीं है, बहुविविध पक्षों के आधार पर उसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए रिक्स ने विकासशील देशों की प्रशासनिक व्यवस्थाओं का अध्ययन करते समय उसके विस्तृत परिप्रेक्ष्य में प्रशासनिक तथा आर्थिक, तकनीकी, राजनीतिक जो संचारात्मक कारक हैं उनके सह संबंधों को विश्लेषित करने पर जोर दिया। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो आंतरिक सिद्धांत था
जिसको हम औपचारिक संगठनात्मक सिद्धांत या उपागम या विचारधारा या दृष्टिकोण कह रहे थे, वो संगठन के सिद्धांतों पर बल देता है, व्यक्ति को यांत्रिक यंत्र मानता है और मानवीय पक्ष की उपेक्षा करता है। वही मानव संबंध उपागम व्यक्ति के व्यवहार, उसके सामूहिक व्यक्तिगत आवश्यकताओं, मानवीय व्यवहारों को समझने पर बल देता है। धन्यवाद।